Hello everyone, welcome to my YouTube channel Teaching Master. Now today videos आज हम कुछ बाल मनोविज्ञान के प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले पेपर सी टेट, यूपी टेट या फिर रीट इन सब में बहुत ही लाभदायक होगा। ऐसे एक्चुअली प्रश्न ऐसे ही होते हैं जो साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जिसको मैं दिखाऊंगी इसमें सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा वीडियो देखना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो जो ऑप्शन हैं इसके श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों का हल करना, प्रश्न पूछना या फोर्थ उपयुक्त सभी। तो हमारे जो ये चारों ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, तो ऑप्शंस क्या हैं इसके, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, नहीं बिल्कुल गलत होगा। सेकंड है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। थर्ड क्या कह रहे हैं, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हाँ ये बिल्कुल सही है। जितने बच्चे को क्वेश्चन राइज करेंगे उतना ही उनको पॉइंट क्लियर होता जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, डेस्क को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन है इसके, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, सेकंड शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, थर्ड विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पूछना या फोर्थ कक्षा में पूर्ण निरसरता। सो ऑप्शन नंबर थर्ड का क्या सही हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो होता है एक संकेत देता है कि बच्चे इस क्लास को विवेचित रूप से सुन रहे हैं। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। आधुनिक शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो जो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की कौन सी भूमिका है। सो ऑप्शन है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, या सेकंड है बच्चों की गणित, विज्ञान और भाषा लिखने की, थर्ड है बच्चों का मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या फोर्थ है सभी बच्चों को सभी कुछ पढ़ने की। नहीं, आधुनिक शिक्षा का मतलब कि शिक्षक का जो भूमिका है वो क्या होता है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, यानी इसमें बात बच्चों की नहीं है, इसमें एक शिक्षक की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शंस क्या है इसके, पढ़ने की उत्सुकता, सेकंड है धैर्य और दृढ़ता, थर्ड है शिक्षण प्रतिज्ञा विषयों की ज्ञान में दक्षता, या फोर्थ है अति मानक भाषा में पढ़ने की दक्षता। सो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता से पढ़ने को पे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्राथमिक स्तर पे। सो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो ऑप्शन है इसके, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, सेकंड है कुछ बच्चे सीख सकते हैं, थर्ड अधिकतम बच्चे सीख सकते हैं, या फोर्थ बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। लेकिन एक टीचर के नज़र में हर एक बच्चा जो होता है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है, करेक्ट है सॉरी। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक का। सो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, अध्ययन के लिए व्याख्या विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, थर्ड क्या है विद्यार्थियों को सदैव सिखाने के लिए प्रेरित करता है, या फोर्थ विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। ये चारों में से तीन तो ऊपर के तीनों सही लग रहे हैं, बट इनमें सबसे अधिक सही हो जाएगा विद्यार्थियों को सदैव सिखाने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। एक टीचर का ये कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को रोज नया कुछ सिखाने के लिए प्रेरित करे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उन्हें पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह कहावत एक उदाहरण है, फर्स्ट सीखने की बुद्धि का, सेकंड है सीखने के प्रति सजगता में तत्परता का, या थर्ड है सीखने के प्रभाव का, या फोर्थ है सीखने की रुचि का। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सीखने के प्रति तात्पर्य है कि एक बच्चे को हम लोग क्या कर सकते हैं कि घोड़े को पानी तक ले जाने कि स्कूल तक तो ला सकते हैं, बट हम उसे ये नहीं कह सकते हैं कि वो पढ़े। अब वो उसमें इंटरेस्ट लेगा तो ही वो पढ़ेगा, वरना
बस उसको हम लोग स्कूल तक पहुंचा सकते हैं, पर शिक्षा वो कैसे अर्पित करेगा ये हमारे बस में नहीं होता है। तो इसीलिए हमें उन्हें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, एक प्रतिक्रिया का नियम निम्नलिखित में से सिखाने का नियम नहीं है। तो ऑप्शन है इसके अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, अभिप्रेरणा का नियम या प्रभाव का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। तो कौन सा, जैसे जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, जिनको कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही लेट में समझ में आती है, उस जल्दी चीज़ों को कैच नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए किसके साइकोलॉजी के किसके सिद्धांत जो थे वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक उपयोगी होते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। थॉर्नडिके का जो सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, वो सबसे अधिक बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, यानी कि जो स्लो लर्नर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंड में अधिगम के किस नियम पर आधारित करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं आंशिक क्रिया नियम के हिसाब से, सेकंड है बहुप्रतिक्रिया नियम, थर्ड है आत्मीकरण का नियम, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक अपने जो छोटे छोटे भागों में उसको खंड में विभाजित करता है ताकि लर्निंग प्रोसेस को ईजी बना सके। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 1, आंशिक क्रिया नियम के हिसाब से ये करता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रत्नयोग त्रुटि का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? यानी कि ट्रायल एंड एरर जो है वो सिद्धांत जो दिया था वो किसके नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन है इसके आंशिक क्रिया नियम, बहुप्रतिक्रिया नियम, या आत्मीकरण का नियम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रयत्न यानी ट्रायल और एरर जो दिया है वो बहुप्रतिक्रिया नियम है, यानी कि ये सबके लिए उपयोगी होता है, करके ही लोग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्यापन करवाना चाहिए, अधिगम के किस नियम पर आधारित है? यानी कि जो बच्चे ज्ञात, जिनको पता है, जिसको नहीं पता है, उस तरह से मतलब कि जिस छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ जोड़ के उन्हें बताना, यानी कि जिसके बारे में वो नहीं जानते हों लेकिन छोटे छोटे अपने आसपास की चीज़ों से कोरिलेट करके उन्हें उस चीज़ के बारे में बताना, इस अधिनियम को किसका होता है? तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका आंशिक क्रिया नियम है, बहुप्रतिक्रिया नियम है, या आत्मीकरण का नियम है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ये आत्मीकरण का नियम है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? पावलोव के शास्त्रीय अनुबोधन सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट है, सेकंड है स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबोधन के अनुसार, थर्ड है बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार, या फोर्थ है थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। तो अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उस चीज़ों को हम लोग भूल जाते हैं, ये किस पे निर्भर करता है? ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार, यानी हमें कीप प्रैक्टिसिंग करती रहनी चाहिए। प्रैक्टिस से करने से हमें चीज़ों को देर समय तक मतलब माइंड में रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है। तो अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत किस चीज़ का है? तो इसके ऑप्शन दिए गए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, शिक्षण का सिद्धांत, या बुद्धि का सिद्धांत, या अधिगम का सिद्धांत। तो ये किसका है? ये लर्निंग प्रोसेस का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? आईपी पॉलोव ने प्रयोग किया था। तो जो आईपी पॉलोव ने जो अपना सिद्धांत दिया था, तो वो अपनी प्रैक्टिस उन्होंने किस पे की थी? तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस चूहे पे की थी, कुत्ते पे किया था, या बिल्ली पर किया था, या बंदर पे किया था? तो उन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। वो आपने देखा होगा कि जेल में बंद रहता है, जब भी उसे भूख लगती है तो वो पिंच करता है और उसे खाना आ जाता है। तो फिर उसे लगता है कि अब उसके लिए ईजी हो जाता है कि अब वो समझ जाता है कि मैं ऐसे करूँगा तो मुझे खाना मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एक बच्चा
किसी डॉक्टर को देखने पर भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है, ये उदाहरण है। यानी जैसे कि ये इसी पे डिपेंड है कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार उसे हार्मफुल, उसे क्या लगता है बच्चे को कि हमको डॉक्टर इंजेक्शन देगा, इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है। तो ये किसका ऑप्शन है? ये प्राचीन अनुबोधन का है। कुछ इसके मिसप्रिंट हो गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सामाजिक अधिगम का एक अधिगम प्रतिक्रिया का कार्मिक लुप्त होना कहलाता है। तो सामाजिक अधिगम का एक अधिगम प्रतिक्रिया का कार्मिक लुप्त होना कहलाता है। तो ऑप्शन है विलोपन, सामायिकरण, विभेदन या अनुबोधन। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? क्या हो जाएगा? विलोपन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्लासिकल अनुबोधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है। तो ये किसकी अनुक्रिया है? तो ऑप्शन है इसके UCS, CS या CR या UCR। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा UCR के। क्लासिकल अनुबोधन का भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया क्या है? UCR है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? न्यूटन ने वृक्ष से सेव को नीचे गिरते देखा और अचानक उसे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। यह उदाहरण किस चीज़ की है? तो ऑप्शन क्या है? अंतर्दृष्टि का, चिंतन का, अभिप्रेरणा का या प्रेरणा का। तो ये है अंतर्दृष्टि का। उन्होंने सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ कि वो नीचे ही गिरा, तो ये अंतर से निकले, यानी कि अंतर्दृष्टि का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किस वस्तु को देखता है? तो ऑप्शन है इसका किसी विशेष भाग के आधार पर, सेकंड है समग्रता के आधार पर, थर्ड है कुछ भागों के आधार पर, या फोर्थ है आवश्यकता के अनुरूप। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समग्रता के आधार पर, यानी जब उसे ज़रूरत होती है तो वही चीज़ को, अपने वस्तु को देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? अधिगम को उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम को उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था थॉर्नडिके ने, पावलोव ने, हल ने या कोहलन ने। तो ये दिया था हल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है इसके अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है, सेकंड है अंतर्दृष्टि सही प्रशिक्षण पर निर्भर करता है, थर्ड है अंतर्दृष्टि से पैदा होता है व्यक्ति किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संबंध देख लेता है, या फोर्थ है अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। तो ये तो धीरे धीरे पैदा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि निम्न में अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित ना रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभावों पर निर्भर करता है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं: प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, आभासी अनुबंधन या पश्चगामी अनुबंधन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इसका हो जाएगा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? एक प्रोफेसर BF स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है। सत्य प्रत्यय जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा वह है। तो स्किनर के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन है सूझबूझ, सेकंड है अनुकरण करना, या थर्ड है अस्तित्व का कारण या पुनर्बलन अनुसूचियाँ। तो जो BF स्किनर के नियमों के आधार पर कर रहे हैं, तो इसका मेन क्या पॉइंट हो जाएगा? पुनर्बलन अनुसूची, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक जो अधिगम आरंभ कहाँ से होता है? तो फर्स्ट क्या है? अलगाव से, सेकंड है भीड़ से, 3 है संपर्क से, या फोर्थ है दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संपर्क से जो होता है वो सामाजिक अधिगम, यानी कि सोशल लर्निंग कहाँ से शुरू होता है? जब किसी से आप मिलेंगे तो आपका सोशल लर्निंग मिलने से आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। ये जो छात्र होते हैं उनके में सीखने की योग्यता कहाँ से निर्भर करती है? तो सामाजिकता पर, सेकंड है संस्कृति पर, थर्ड है परिवार पर, या फोर्थ है व्यक्तिगत भिन्नता पर। सो ऑप्शन नंबर 4 कर जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता पर, यानी कि हर पर्सन अपना एक इंडिविजुअल
रहता है, उसकी बातें, उसकी हर सोच उसका सबसे अलग होती है, तो उसकी वजह से वो अपने अंदर सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। उस पर निर्भर भी करता है योग्यता कि वो कैसा है। सब एक जैसे नहीं होता ना, नॉट एवरी वन वॉज ए सिंगल स्टॉप कॉपी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम से प्रत्यक्ष प्रभावित होता है। तो इसके ऑप्शन है प्रतिवर्ती क्रिया, सेकंड है विकास, थर्ड है वृद्धि, या फोर्थ है प्राथमिक अभिप्रेरणा। सो ऑप्शन नंबर 28 क्या हो जाएगा, ऑप्शन का सही हो जाएगा प्राथमिक अभिप्रेरणा जो होता है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहे हैं, अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो बच्चे जो लर्निंग प्रोसेस में आती है, अभ्यास को जो करते हैं, तो उसमें व्यवहार में परिवर्तन कहाँ आता है, फर्स्ट में वृद्धि में, परिपक्वता में, अधिगम में, अभिप्रेरणा में। तो अधिगम में होती है, लर्निंग प्रोसेस में चेंजेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उन्हें, शवेंग, स्मृति, अधिगम या अभिप्रेरणा। तो उसको लर्निंग कहते हैं। अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाले जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग लर्निंग चेंजेस कहते हैं, यानी लर्निंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है। तो ऑप्शन है इसके अभिप्रेरणा, सेकंड है रुचि, थर्ड है अधिगमित निस्सहायता, या फोर्थ है बुद्धि। तो अधिगमित निस्सहायता होता है, यानी कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, व्यक्ति जब दूसरे को कुछ कार्य करते देख यह कार्य करना सीखता है तो यह कहलाता है, यानी कि जो हम दूसरों को देख के जो सीखते हैं वो क्या कहलाता है। तो क्रिया प्रस्तुत सिखाना, प्राचीन अनुबंधन, या सूझ द्वारा सिखाना, या फोर्थ है अवलोकन द्वारा सीखना। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण करके भी सीखते हैं। यानी जो बच्चे सिर्फ अपनी खुद की गलतियों से नहीं सीखते हैं बल्कि दूसरों की चीज़ों से भी वो सीखते हैं, तो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्रयास युक्त त्रुटि, दूसरा है सूझ, 3 है सामाजिक अधिगम, या फोर्थ है संबंधवाद। सो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा सामाजिक अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी जो बच्चे दूसरों से सीखते हैं उनको सामाजिक अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, अधिगम आधारित होता है। तो अधिगम किस पर आधारित होता है, तो ये आधारित होता है अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर, या उपयुक्त पर, यानी कि सभी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जो अधिगम होता है वो अभ्यास पे, अनुभव पे और प्रशिक्षण तीनों पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है। करके सीखने पे कौन सी विधि आधारित है। तो ऑप्शन है प्रयोजना, डाल्टन, समस्या समाधान, या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रयोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, किलपैट्रिक ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया था। तो कौन सी उसको प्रतिपादित किया था, ऑप्शन है प्रयोजना, डाल्टन, समस्या समाधान, या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रयोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना है। यह परिभाषा किसने दी थी। ये जो परिभाषा किसने दी है, तो गिलफोर्ड ने दी है, गेल्ट्स ने दी है, किंग्सले एंड गैरी ने दी है, या वाडूरा ने दी है। तो ये दिया है गिलफोर्ड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। गिलफोर्ड ने दिया था कि अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना होता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है कहा जाता है। तो ये अभिप्रेरणा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन क्या है, तो ये लर्निंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा अधिगम। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, ब्लूप्रिंट में प्रत्येक प्रश्न को निम्नलिखित में से किसके आधार पर भरा जाता है। तो किसके आधार पर भरते हैं, पाठ के उद्देश्य, प्रश्न की कठिनाई स्तर, या प्रश्नों के विभिन्न प्रकार, या फोर्थ
उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण विधि को का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जो सूक्ष्म शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अमेरिका में, भारत में, नेपाल में या जर्मनी में। तो ये किया था अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, उपलब्धि परीक्षण भाग है। तो उपलब्धि परीक्षण भाग किसका है, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है मनोविज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, टैगोर द्वारा किस प्रकार के अनुशासन की अनुशंसा की गई है। सो ऑप्शन है इसके, पहला है प्रकृति द्वारा स्व अनुशासन, सेकंड है अर्जित अनुशासन, थर्ड है दबाव द्वारा अनुशासन या फोर्थ है उपयुक्त सभी। सो टैगोर द्वारा दिया था कि प्रकृति द्वारा स्वयं अनुशासन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बच्चे प्रकृति में उनके इन्वायरमेंट में रह के खुद से सीखेंगे। तो ये दिया गया था, टैगोर द्वारा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। तो प्राकृतिक विकास पर किसने बल दिया था, तो मॉन्टेस्नेरी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहे हैं, माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने दिया था। तो ये भी दिया था टर्नर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहे हैं, जीन में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित किया था, ये किसने किया था कि जीन में विकास द्वारा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। ऑप्शन है टर्नर, मॉन्टेस्नरी, वांडूरा या वाविक। ये किसने दिया था, तो ये दिया था टर्नर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है। यानी जो बच्चे समाज सोशलाइज नहीं होते हैं उनके बारे में कौन सी कथन सही नहीं है, इसमें टिक लगाना है। तो ऑप्शन है इसके, समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्मकेंद्रित होता है, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होता है। समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। थर्ड है, समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है। या फोर्थ है, समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाले होते हैं। नहीं, जो बच्चे ये इसकी पॉजिटिव बता रहे हैं कि ये जो होते हैं यथार्थवादी होते हैं, यानी बाकी जो तीनों हैं वो तो सही होंगे क्योंकि वो गलत हैं। बाकी सही कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, अगर किसी विद्यार्थी का गणित में उपलब्धि विनिशापित औसत से कम है तो अध्यापक को करना चाहिए। सो उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, गणित के अध्ययन में अपना समय खराब ना करने की सलाह देंगे, या अब विद्यार्थियों को उसके गणित संबंधी कठिनाई को पता लगाने हेतु निंदात्मक परीक्षण देंगे, या थर्ड है अंतर्मन में विभिन्न उदाहरणों द्वारा उनकी समस्या हल के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फोर्थ समस्याओं के विचार विमर्श के लिए माता पिता को बुलाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों को उसकी गणित सभी समस्या का पता लगाने हेतु निंदात्मक परीक्षण देंगे, यानी कि उन्हें बार बार टेस्ट लेंगे ताकि हम उन्हें पता कर पाएँ कि उन्हें कठिनाई हो कहाँ रही है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, RCIM द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण और मानसिक प्रक्रिया निम्न है। तो निम्न में से कौन सी हैं, ज्ञान के बाद आता है समझाना, फिर प्रयोग करना, फिर सृजनात्मक यानी कि उसका यूज़ करना, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, एपिडायस्कोप उदाहरण है। तो एपिडायस्कोप किसका उदाहरण है, तो ये दृश्य सामग्री का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।